पकड़ लो, किसी और को ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लास्ट क्लास छुट्टी पे थे काफ़ी, आप भी है ना, और कौन सा छुट्टी पे लास्ट क्लास? अब रेगुलर हो जाओ सारे क्लासेस में, छुट्टियाँ बंद। लास्ट टाइम एंड कहाँ पे किया है, याद है कुछ? आपने से कईयों ने टेस्ट दिया था ना, टेस्ट दिया था कि नहीं? विषय देना शुरू किया, प्रॉपर भी देखो। अब लास्ट टाइम याद है, इस संडे याद है कोई टेस्ट है? नहीं सर, तुम लोग फंसा दोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमसीक्यू का टेस्ट है ना, आपने से अगर किसी ने डिस्क्रिप्टिव मिस किया है या नहीं था उसमें, तो ऐसा अगर पहले एमसीक्यू तो मुश्किल लगेंगे, तो जिसने आपने से मिस किया था टेस्ट, तो पहले मुझे डिस्क्रिप्टिव दे दो इस संडे। फिर एमसीक्यू चाहे बाद में देना या जैसे ही, अगर दोनों दे सकते हो तो आपकी मर्जी, नहीं तो एमसीक्यू का जिसने डिस्क्रिप्टिव दे रखा है वो तो एमसीक्यू का, जिसने नहीं दिया डिस्क्रिप्टिव वो मुझे डिस्क्रिप्टिव देना संडे और ज़रूर। और आपका जो ग्रुप का टाइम था दैट वाज 11 to 1, पर अगर 11 बजे कहीं और टेस्ट है या 10 बजे कहीं टेस्ट है, तो चाहे 9 बजे मेरे पास आ जाना, 10:20 तक ख़त्म हो जाएगा, या फिर 11 बजे आ जाना, 12 बजे आ जाना, क्योंकि 3 बजे तक टेस्ट है। 11th का भी है उस दिन 1 to 3, ठीक, पर टेस्ट देना ज़रूर है, ठीक। अब लास्ट में याद है चैप्टर कर रहे थे वो केमिकल काइनेटिक्स। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया था केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट टाइम भी याद है इसके शॉर्ट नोट्स किए थे डिस्कस, शॉर्ट नोट्स डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ, पहला किया था याद है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद क्या किया था एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को स्टडी किया था, बाद में एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड को रिलेट किया था कहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन प्रोफाइल। रिएक्शन प्रोफाइल से रिलेट करके ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन, उसके बेस पे किया था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या किया था कि किसी केस में रेट ऑफ एक्शन एनहांस हो जाता था, किसी केस में स्लो डाउन। तो एक्टिवेशन एनर्जी से अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो डिक्रीज करते थे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट किए थे। आज ना मुझे आपके साथ दो कंसेप्ट डिस्कस करने रह गए थे, हाउ के वॉज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on rate constant, of rate constant of reaction, rate constant of reaction, that means basically मुझे K और T इन दोनों का रिलेशन स्टडी करना था, how K and T were related to one another, क्लियर। और इस पूरे कंसेप्ट को नाम क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर आर्हेनियस, on the basis of our Arrhenius equation। इस साल अगर जेई का पेपर उठाओगे ना, इस बार हमें आर्हेनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स आए थे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्हेनियस इक्वेशन। इस बार हमारे पास जो था ना, इसी आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चंस आ रखे थे।
तो क्वेश्चन कैसे आए थे यहाँ पे ना, इस इक्वेशन की हमारे पास डेरिवेशन नहीं है। k इज गिवन बाय ए ई माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, ये थी हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। हमें आर्हेनियस इक्वेशन को स्टडी करके, और ये ना सारा शॉर्ट नोट्स के बेस पे आता है। इस साल इस कंसेप्ट के बेस पे आए न्यूमेरिकल्स, एक आध साल पहले जो आया था इसका डेरिवेशन आ रखा है। डेरिवेशन कैसे, मुझे घुमा फिरा कर आपके साथ ये रिलेशन ड्राइव करना है। लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 r, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है t2 माइनस t1 बाई t1 t2। हमें घुमा फिरा कर ना आज ये डेरिवेशन करनी है। 4-5 साल पहले कह दो एक आध बार ये डेरिवेशन आ रखा है, ड्राइव द रिलेशन हाउ k वाज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल टेम्परेचर, ये डेरिवेशन। और इस साल पेपर में जेई के इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आ रखा है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार सारा थ्योरी पार्ट इसका खत्म करें। यहाँ पर k क्या था, रेट कांस्टेंट। अब देखो ये क्लियर हो गया, दिस स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। r क्या था, गैस कांस्टेंट। t क्या हो गया, टेम्परेचर। तो a एटलीस्ट कौन सी इक्वेशन थी, आर्हेनियस, तो इसलिए a को एक तो आसान हो गया, दिस वाज आवर आर्हेनियस कांस्टेंट। क्लियर। इस a के ना यहाँ पर 3 नाम थे बेसिक। a इज नोन एज आवर आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। क्लियर। सेकंड, इसी a को नाम क्या दे रखा है, एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले था। अगर एक्सपोनेंशियल से पहले था इसको एक और नाम दे दिया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक और इसे नाम दे रखा है ए। याद है मैंने आपको लास्ट टॉपिक लिखवाया था कोलिजन थ्योरी, और हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे थे, कोलाइड। अगर मॉलिक्यूल्स को कोलाइड कर रहा था तो जनरल सा वर्ड यूज कर सकते थे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड था तब वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी का फैक्टर आ गया, तो दैट मीन दिस ए इज आल्सो नोन एज आवर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और कंपटीशन में मोस्टली हम लोग आपको ना कैलकुलेशंस में यही वर्ड यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर आते ही ए के यूनिट्स याद करने आसान नहीं हो गए। ए का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, घूम फिर कर सेकेंड इनवर्स रह गया। क्लियर। ये तो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। ए आर्हेनियस, एक्सपोनेंशियल से पहले था तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या ए को एक और नाम क्या रखा है, दिस इज नोन एज आवर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ये था क्या, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या थे, सेकंड इनवर्स। तो एटलीस्ट ये कंसेप्ट तो क्लियर रहेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, थोड़ा सा सोच कर मुझे आंसर दोगे, यहाँ पर के और टी कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या हमें समझ नहीं आता के और टी कैसे रिलेटेड है। हाँ जी, डायरेक्टली या इनवर्सली। एक स्टूडेंट जो मेरे साथ देखता ना वो तो सोचता है शायद इनवर्सली है, क्योंकि के था, ये टर्म जब एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करूंगा इधर आ गया ई ए बाय आर टी। क्लियर। तो वो क्या मानता है कि ये इनवर्सली रिलेटेड है, पर वो देखो टी था, टी जब ऊपर आएगा माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर माइनस और माइनस प्लस, तो बेसिकली क्या था यहाँ पर के और टी दीज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर। क्लियर। कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ आवर रेट कांस्टेंट विल आल्सो इंक्रीज। तो लॉजिकली नहीं क्लियर हो रहा था, ये 1/t इनवर्स था। जब ये t को ऊपर लेकर गया, t माइनस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो t और k दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे। तो जब भी k बढ़ेगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जनरल लॉजिक नहीं था, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा, जब एनर्जी ज़्यादा से वो कोलाइड करेंगे वो जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी को रीच करेंगे, दैट मीन these collisions will become effective in nature. So K and T were directly proportional. हमने आर्हेनियस थ्योरी ने बस यही क्लियर किया, बट हाउ दिस वेरीज, ये वो वहाँ पे जाके वो फेल करेगा। पर उसका फेलियर का कंसेप्ट करने से पहले इस आर्हेनियस का एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, दैट K and T both are directly proportional to one another। और यहाँ पर ये जो टर्म लिखा था E माइनस ई ए बाय आर टी, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट, लिख लो चाहे, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। E माइनस ई ए बाय आर टी रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग activation energy, fraction of molecules having activation energy equal to
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन किससे था, एक्टिवेशन एनर्जी, हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर। अब देखो ये थ्योरी ना बेसिकली हमारे पास फेल कर गया, क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ के और टी को रिलेट किया। हमने क्या देखा था, अगर हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री से भी बढ़ा रहा था, इफ़ वी वर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, अगर मैं 10 डिग्री से भी टेम्परेचर बढ़ाता था तो नंबर ऑफ कोलिजन्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन वर गेटिंग डबल्ड। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थी ना उनके पास एनर्जी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल। अगर उनके पास एनर्जी डबल हो रही थी तो के की भी वैल्यू डबल होनी चाहिए थी। पर क्या हुआ, व्हेनेवर वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री आवर वैल्यू ऑफ के वाज इंक्रीजिंग ओनली बाय स्लाइट मैग्नीट्यूड। वो के की वैल्यू इंक्रीज करती है सिर्फ थोड़े से मैग्नीट्यूड के साथ। क्यों, क्योंकि इस थ्योरी ने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी तो मान ली पर उनकी ओरिएंटेशन स्टडी नहीं की, हाउ दीज मॉलिक्यूल्स वर ओरिएंटेड ड्यूरिंग देयर कोलिजन। जब ये आपस में टकरा रहे थे, हाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड, वो ओरिएंटेशन का कंसेप्ट आएगा लास्ट में, दैट इज आवर कोलिजन थ्योरी ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर। यहाँ पर क्या था, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जब मैंने स्टडी किया, मैंने देखा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे हैविंग एनर्जी दैट गेट ऑलमोस्ट डबल। अगर वो डबल हो रहे थे तो के की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, डबल। वो डबल हुई नहीं, तो दैट मीन्स के और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे बट नॉट डायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ लीनियर रिलेशन। यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएशन थी और इसने मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन को कंसिडर नहीं किया, वो पकड़ेंगे आखिर में। पर वो करने से पहले एक सिंपल सा इसका डेरिवेशन करें, हाउ दिस के एंड टेम्परेचर वेरिएबल आर रिलेटेड टू वन अनदर। करें एक सिंपल सा डेरिवेशन। वो डेरिवेशन करने के लिए देखो यहाँ पर मेरे पास k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी था। इसका लॉग का कंसेप्ट ले लें, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था। अगर ये लिख सकता था, देखो इसको मैं लॉग k1 कर दूँ तो अब आप बताओगे यहाँ पर मैं कहाँ कहाँ वेरिएबल शो कर सकता था। अगर यहाँ पे k को मैंने वेरिएबल माना है फॉर द रिएक्शन, तो यहाँ पर a ये तो आर्हेनियस कांस्टेंट था, यानी ये तो मेरे पास घूम फिर कर लॉग a ही रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या थी फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। r भी क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ टेम्परेचर नहीं बैठा, आगे लॉग k1 के बेस पे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखता लॉग k2, वो मेरे पास आ जाएगा लॉग a माइनस ई ए बाय आर T2। ये आ जाएगा कंसेप्ट। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब मैंने दिमाग में लॉजिक क्या रखा था इस एक्शन में, T2 वॉज ग्रेटर देन T1। क्लियर। अगर मेरे पास T2 ग्रेटर है, क्लियर, तो तुम लोग सोच कर आंसर देना। मैं इसको क्या लिखूँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये वैल्यू क्या थी, ग्रेटर है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो अगर मैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट करता दैट मीन k2 माइनस k1, k2 तो माइनस में आ गया, ये तो माइनस का भी आंसर आ ही नहीं सकता था। क्लियर। तो इसलिए मुझे लॉजिक याद था, अगर T2 ग्रेटर है तो मुझे पक्का करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड अगर ये किया, देखो यहाँ पर तो एटलीस्ट अब आपके साथ इतना कंसेप्ट तो इकट्ठा कर सकता था, k2 बाई k1 लिख सकता था, क्योंकि log k2 माइनस k1 log a माइनस log b, तो बेसिकली log a बाई b रह गया और ये दोनों टर्म्स तो कट आ गई। अगर ये कट आ गई, यहाँ पर घूम फिर के मेरे पास क्या रह गया, माइनस ई ए बाय आर T2। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, माइनस ई ए बाय आर T1। ये आ गया। अगर ये आ गया तो यहाँ पर ई ए और आर कॉमन आ रहा है, कॉमन दोनों में। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये 1/T1, यहाँ पे घूम फिर के 1/T2, ये भी आ गया। अगर ये आ गया, ऊपर लिख दूँ यहाँ पर ताकि सबको क्लियर। इसके बेस पे और क्या लिख सकता था अब यहाँ पर, ई ए बाय
2.303 आर, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर दो तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा मेरे पास T1 T2, ऊपर क्या आ जाएगा घूम फिर का T2 माइनस T1। अब क्लियर हुआ, क्योंकि अगर मैं वो उल्टा माइनस करता तो ये टेम्परेचर क्या आ जाता माइनस, और के कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, इसलिए सब्ट्रैक्ट हमेशा क्या करना था हायर टेम्परेचर के बेस पे। दैट्स व्हाई वी वर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर। और यहाँ पर घुमा फिरा कर अब मैं नहीं लिख पा रहा, तुम लोग बताओगे यहाँ क्या लिखूँ फिर? सर बाहर माइनस ये कौन सा? ये देख माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये और आर तो कॉमन निकाल दिया। क्लियर। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/T1, ये माइनस इधर आ गया T2, हो गया क्लियर। और यहाँ पर इधर घूम फिर के मेरे पास ये लॉग K2 अब बताओ आ गया जनरल रिलेशन हमारे पास के नहीं? क्लियर। पेपर में ना ये या तो इसके न्यूमेरिकल्स आगे एक बार थ्योरी खत्म कर दे, इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स ही कर दे। क्लियर। या तो पेपर में आएंगे न्यूमेरिकल्स, नहीं तो फिर ये सिंपल सी डेरिवेशन आ रखी है। इस साल के पेपर में इसी का न्यूमेरिकल आया था, सारी वैल्यूज दे रखी थी, आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी थी। और था क्या याद है, आर घूमता है जहाँ पे बताओगे इस न्यूमेरिकल में आर की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे? 8.3 है ना, गुड, क्योंकि आर की वैल्यू क्या थी जूल्स में है, तो होगा पता क्या आर की वैल्यू जूल्स में है, तो जो तुम लोग एक्टिवेशन एनर्जी करोगे वो भी जूल्स में आ गई। कंपटीशन में सारे आंसर दे रखे थे इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स। क्लियर। तो जब किलो जूल्स में है तो मीन्स या तो उसको जो आंसर है उसको डिवाइड बाई 1000 कर दो, या यहाँ पे आर की वैल्यू जो आ जाएगी 8.314 इंटू 10⁻³ नहीं हो जाएगा? क्लियर। इसको किलो जूल्स में कर दो, किसी एक को कन्वर्ट कर दो। क्लियर। अब बताओ एटलीस्ट डेरिवेशन तो क्लियर। अब याद है इस चैप्टर में कोई ग्राफ किया था मुझसे? हाँ जी, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों के ग्राफ किए थे। हाउ स्लोप वाज गेटिंग वेरिड। एक में याद है स्लोप की वैल्यू आई थी -k, एक में स्लोप की वैल्यू आई थी -k/2.303। ऐसी ये जो इक्वेशन थी कर दी सर अब? हाँ जी, ऐसी ये जो इक्वेशन था ना हमारे पास, दिस इक्वेशन वाज आल्सो होल्डिंग गुड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट k = ae minus ea by rt। क्लियर। दिस इक्वेशन आल्सो सेटिस्फाई आवर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कंसेप्ट। कैसे? मुझे ग्राफ नहीं आ रहा था, लॉग ले लें दोनों साइड, log k = log a minus ea by rt आ गया। इसी इक्वेशन को और कन्वर्ट कर सकता था, अगर कर दूं log k, यहाँ पर भी कर दिया log a, तो यहाँ पर -ea/2.303 RT लिख सकता था, क्योंकि यहाँ पे भी 2.303, यहाँ पर भी 2.303, कॉमन फैक्टर निकालकर इधर करके लिख सकते थे ऐसे। अगर ये लिख सकता था, अब मुझे यहाँ पर आपके साथ ग्राफ प्लॉट करना था। ये एक टर्म इधर लेनी है, एक टर्म इधर। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कैसे लूँ, आप लोग बता सकते हो कौन सी टर्म कहाँ पे आएगी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हमारे पास क्या थी, y = c + mx, ये कंसेप्ट घूमता था। अब यहाँ पर y किससे मैच कर रहा है? बताओ log के, अगर log के तो पक्का है, इस साइड तो हमें क्या लेना पड़ेगा log के। क्लियर। स्लोप मैं आपको बता देता हूँ माइनस था, अगर माइनस था तो स्लोप तो इसका ऐसे आएगा, है ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या लिखूँ, टेम्परेचर या 1/T, है ना। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल क्या था, ये भी कांस्टेंट है, 2.303 भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या था टेम्परेचर, पर टेम्परेचर क्या था 1/T के बेस पे। यानी यहाँ पर मुझे ग्राफ में क्या लेना पड़ेगा 1/T। इसलिए कह रहा था ये ग्राफ में इतने याद नहीं रहते, मैं भी आज तक देखो नीचे इक्वेशन लिख लेता हूँ, जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखकर बस मैचिंग कर दो। अब जैसे ही मैचिंग की, अब तुम से कोई तो बता देगा साथ ही स्लोप। हाँ जी, स्लोप क्या घूम रहा है -ea/2.303, और साथ में क्या घूम रहा है r घूम रहा है। ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू पे नहीं आ रही है। अब बताओ सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे था? क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ए भी कॉन्स्टेंट 2.303 भी और r सारा कॉन्स्टेंट था, तो तीनों देखो स्लोप अलग अलग आ रहे थे। एक में स्लोप आया था -k,
दूसरे में आया था माइनस के बाय 2.303। तो लास्ट स्लोप आया हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पे 2.EA डिवाइडेड बाय 2.303 बाय आर। तो हो गया मेरे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का भी कंसेप्ट। तो सीबीएसई के पेपर में ना डिफाइन आर्हेनियस इक्वेशन पे कभी शॉर्ट नोट नहीं आया। आपको दो क्वेश्चंस आ रखे हैं, या तो शो दैट दिस सेटिस्फाई आवर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कंसेप्ट, या हाउ के एंड टी आर रिलेटेड टू वन अनदर, नहीं तो इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। और देखा सबसे बड़ा न्यूमेरिकल घूमेगा इसका कि नहीं, क्योंकि मैं आपको क्या करूँगा के भी ना दूँ, के ना देकर आपको जो कंसेप्ट करा रखे 20% कम्प्लीट, 30% कम्प्लीट, 40% कम्प्लीट, मीन्स पहले वहाँ से के निकालो, के निकाल कर फिर आगे वैल्यू पुट करो, सबसे बड़े न्यूमेरिकल्स आ गए इसके। क्लियर? ऐसे न्यूमेरिकल 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अब बताओ एटलीस्ट इक्वेशन तो क्लियर हुई, पर अब मुझे क्या था, इक्वेशन जो स्टडी की थी, इक्वेशन हमारे पास क्या था, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी, ये कंसेप्ट था ना। इस कंसेप्ट में क्या था, उसमें आर्हेनियस ने एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट तो कंसिडर किया, बट ही डिडंट कंसिडर द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग देयर कोलिजन, कि उसने मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन को कंसिडर नहीं किया। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था तो क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन्स वर गेटिंग ऑलमोस्ट डबल, कोलिजन्स तो डबल हो रही थी, बट दीज ऑल कोलिजन्स वर नॉट इफेक्टिव इन गिविंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए आप अगर पीछे पेजेस पलटोगे ना, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन प्रॉपर लिखवाई थी। मैंने लिखवाया था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल विच मे बिकम इफेक्टिव इन कोलिजन, यहाँ पे वर्ड दिया था विच मे बिकम इफेक्टिव, क्योंकि सारी कोलिजन्स हमारे पास इफेक्टिव नहीं थी। कैसे, ये लास्ट कंसेप्ट कराने से पहले, क्योंकि हर बार जब स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे बड़े स्टूडेंट करना सर ये कुछ नहीं समझ आया कि क्या आपने समझाया, कैसे था। तो देखो इफेक्टिव वर्ड कैसे था, मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स है, क्लियर। मैंने दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए थे, क्लियर, दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए, दोनों क्या थे नेचर में पोलर। देखो तीनों के पास एक कोलिजन का चांस ये था, सपोज एक ये सेकंड कोलिजन थी, एक ये थर्ड कोलिजन थी, क्लियर। तीनों के पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी तो थी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, इनका रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी थी। पर तुम लोग देखकर बताओगे ये सारी कोलिजन्स मुझे प्रोडक्ट्स दे सकती हैं फॉर्मेशन, कौन देगा कौन नहीं? हाँ जी, ये पहले में पॉजिटिव और पॉजिटिव, इनके पास एनर्जी तो थी, और जब ये पास आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या कर देंगे, रिपेल, यानी ये पहले में तो कोलिजन हुआ ही नहीं, क्लियर। सेकंड में क्लियर, नेगेटिव नेगेटिव, फिर ये रिपेल, सिर्फ यही कोलिजन इफेक्टिव हो रही थी, क्लियर। तो क्या था, मेरे पास एनर्जी जरूर पड़ रही थी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स वर हैविंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड, बट दीज मॉलिक्यूल्स वर नॉट प्रॉपर्ली ओरिएंटेड ड्यूरिंग देयर कोलिजन। अगर ये प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं थे, दैट्स व्हाई के वाज इंक्रीजिंग ओनली बाय स्लाइट मैग्नीट्यूड। नहीं तो देखो मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी रिक्वायरमेंट वो तो डबल हो गए, क्लियर। जैसे इसमें एक केस मैंने भी छोड़ा है, कौन सा, हो सकता है इधर नेगेटिव आ जाए इधर पॉजिटिव आ जाए, कोलिजन्स तो डबल हो रही थी, पर सारी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं थी, 4 में से सिर्फ 2 कोलिजन्स इफेक्टिव थी। दैट्स व्हाई दिस के वाज इंक्रीजिंग ओनली बाय स्लाइट मैग्नीट्यूड। दिस कंसेप्ट वाज आवर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट हाउ मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड ड्यूरिंग देयर कोलिजन। तो अभी असाइनमेंट करूँगा ना, उसमें 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, एक डायरेक्ट डाल रखा है डिस्कस कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, या फिर एक मैं रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दूंगा, दो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर number of molecules having required energy get doubles but K increases only by slight magnitude, give suitable reason। कि K जो था वो सिर्फ थोड़े से मैग्नीट्यूड से क्यों इंक्रीज किया। अब क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर छोड़ दिया था, ओरिएंटेशन फैक्टर। ये ओरिएंटेशन फैक्टर हमारे लिए पिक्चर में लेकर कौन आया, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट, कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस कोलिजन थ्योरी ने इस कंसेप्ट को पिक्चर में लाया। इस कोलिजन थ्योरी ने मुझे अब नया कंसेप्ट दे दिया, K इज गिवन बाय P इंटू ZAB इंटू E माइनस EA बाय RT, क्लियर। इसने मुझे यहाँ पर एक ये नया फैक्टर दे दिया, K इज गिवन बाय P ZAB इंटू EA माइनस RT।
यहाँ पे EA/RT याद है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन। P क्या आ गया, दिस स्टैंड फॉर आवर ओरिएंटेशन फैक्टर। P स्टैंड फॉर आवर ओरिएंटेशन फैक्टर। और ZAB दिस स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इफेक्टिव, दिस स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इफेक्टिव collisions, this stands for number of effective collisions. That means ये जो collision theory थी, this theory basically concentrated on two important concept. कौन सा concept? एक energy factor और दूसरा कौन सा पकड़ा, orientation factor. आर्हेनियस ने सिर्फ एक ही concept पकड़ा था, that was our energy factor. तो पेपर में ना कई बार आपको इस पे शॉर्ट नोट्स, जैसे देखो इस साल जब जेई में भी क्वेश्चंस आ गए, अब पक्का आपको पेपर में ना वो कैनेडिक्स के स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स बड़े आ गए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में, ना तो इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स कभी पढ़े काफ़ी टाइम से, ना फिर मैंने आपको इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं कि वाई दो मॉलिक्यूल्स हैविंग नंबर ऑफ रीजन्स गेटिंग डबल बट रेट कांस्टेंट वाज इंक्रीजिंग ओनली बाय स्लाइट मैग्नीट्यूड। ये रीजनिंग नहीं आई, तो जब भी रीजनिंग आ जाए तो सिंपल आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि आर्हेनियस डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन our orientation factor, it just considered energy factor, but this theory takes into picture our P orientation factor also. अब वो जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव समझाए थे ना, वो तो जस्ट एक जनरल सा कंसेप्ट था, वो आपको एक लॉजिक क्लियर करने के लिए बुक में पता है इसका जो एग्जांपल दिया है, टू स्टडी दिस ओरिएंटेशन फैक्टर, इस ओरिएंटेशन फैक्टर को स्टडी करने के लिए ये जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगा ना, तो देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले चैप्टर में हेलोल केस में हम लोग इस ओरिएंटेशन फैक्टर को फिर पकड़ेंगे। तो हमारे पास क्या था कि रिएक्शन है, मेरे पास Ca3Cl, इसे ट्रीट किया किसके साथ, विद एक्वस KOH, ये विद एक्वस KOH। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया फॉर्मेशन ऑफ क्या आ गया, अल्कोहल, क्लियर। क्योंकि देखा यहाँ पे कार्बन और Cl में बॉन्ड कहाँ से टूटने के चांसेस है, Cl से, KOH तो पक्का है, K+ और OH, कार्बन पे चार्ज क्या आ रहा है पॉजिटिव और यहाँ पे OH पे क्या आ रहा है नेगेटिव, दोनों कंबाइन करके अल्कोहल, और साथ में फॉर्मेशन क्या आ जाएगी मेरे पास KCl। पर अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा प्रॉपर करें, कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था Cl, क्लियर। एक बार मैंने क्या किया, OH नेगेटिव लिख दिया इधर, क्लियर। नेक्स्ट टाइम में अब मैंने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन 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 और इधर Cl, और दूसरी बार मैंने OH नेगेटिव कर दिया इधर, आ गया ओरिएंटेशन का कंसेप्ट। अब यहाँ पर क्या था, वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, क्लियर। इन दोनों के पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी तो थी, क्लियर, पर मैंने देखा जो रेट कांस्टेंट था दैट वाज इंक्रीजिंग ओनली बाय स्लाइट मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि एक चांस ये था और एक चांस ये था। एक स्टूडेंट जो मेरे जैसा वो कहता करना सर मैथ्स में A+B करो, B+A करो, बात तो एक ही है, इससे क्या फ़र्क है। तो जो स्टूडेंट साथ में केमिस्ट्री का कंसेप्ट पकड़ रहा था, हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट की थी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या था, पिछले वाले बॉन्ड, प्रीवियस बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स वर बीइंग फॉर्म, है ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा कहाँ से, Cl से। तो Cl पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज क्या जा रहा है बाहर, और जो अंदर एंटर कर रहा है उसमें भी चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसलिए फर्स्ट केस में तो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं था, क्लियर। क्यों, क्योंकि जो ग्रुप बाहर जा रहा है उसमें भी चार्ज नेगेटिव, जो ग्रुप एंटर कर रहा है उसमें भी चार्ज क्या था, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो दैट मीन फर्स्ट केस ओरिएंटेशन वाज नॉट प्रॉपर। पर सेकंड केस में पढ़ लो, Cl क्या जा रहा है बाहर, क्या चार्ज ले रहा है, नेगेटिव, पीछे कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। तो ये अब जो मैंने OH को अप्रोच कराया, देखा मैंने कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड से नहीं कराया, एक साइड से ये ग्रुप जा रहा है बाहर, तो नए ग्रुप को एंटर कहाँ से कराया, ऑपोजिट साइड। तो नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, रिपल्शन मिनिमम, एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। सो दैट मीन दिस विल गिव अस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरे पास नया प्रोडक्ट बनेगा, और नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कार्बन इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, OH कहाँ पे आ गया, इधर, क्लियर। पहले में Cl कहाँ पे था, टुवर्ड्स दिस साइड, अब OH कहाँ आया, कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इस कंसेप्ट को नया नाम देंगे, दिस वाज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कि जो मेरा पहला ग्रुप था इधर था,
अब नए ग्रुप को बिल्कुल कहाँ ले गया, ऑपोजिट साइड। देयर वाज कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेकिंग प्लेस। ये था हमारा कंसेप्ट यहाँ पर, क्लियर। और जैसे ये प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर अब बाहर साथ में, क्लियर। अब क्लियर हुआ कैसे था, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ, इसलिए ना जब मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट, अब मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता, हर बार क्या लिखना पड़ेगा मुझे, CH3 इधर और OH इस साइड शो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि Cl जहाँ से बाहर जाएगा OH पक्का ऑपोजिट साइड से ही एंटर करेगा, क्लियर। तो ये ना तुम्हारे पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक के बेस पे ले लो या काइनेटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये बेसिकली देखो क्या, इन्वर्टेड अम्ब्रेला, इसे एक और कंसेप्ट दे रखा है, क्योंकि पहले देखो अम्ब्रेला ऐसे था, क्लियर। कहीं अगर बाइक पे बैठे थे, क्लियर, और अगर बाइक की स्पीड कर दे तो अम्ब्रेला ऐसे ही रहेगा, क्लियर। क्या हो गया, पहले इधर था, अब पूरा का पूरा ऑपोजिट हो गया। तो कंप्लीट इन्वर्जन, या कई बुक्स में इसको नाम क्या रखा है, इन्वर्टेड अम्ब्रेला मैकेनिज्म, क्लियर। तो ये वहाँ पे डिटेल में मैकेनिज्म आ जाएगा ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बताओ, इससे एटलीस्ट क्लियर थ्योरी भी क्लियर हुई। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन फैक्टर। तो मुझे बुकिश लैंग्वेज याद नहीं है, जब ओरिएंटेशन फैक्टर आया, सिंपल बात, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला एग्जांपल नहीं करना, वो तो समझाने के लिए था। पेपर में बस ये एग्जांपल लिख दो, दैट इन फर्स्ट केस नो रिएक्शन इज फिजिबल, बिकॉज जो ग्रुप बाहर जा रहा है वो भी नेगेटिव, जो ग्रुप एंटर कर रहा है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। और यहाँ पर साइन कन्वेंशन ठीक था, दैट्स व्हाई वी गेट फॉर्मेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अब बताओ, इससे हुआ ये पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते थे आपको, क्लियर। अगर ये क्लियर, अब करें इसकी असाइनमेंट स्टार्ट, क्लियर है, कर दूँ ना, हाँ जी कर दूँ। अब देखो, जो इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर दिखे ना, वो मोस्टली, अच्छा अब देखो इसी के करें, पहले 2-3 न्यूमेरिकल्स भी ट्राई, क्लियर करोगे, न्यूमेरिकल्स पहले। एक लिखोगे इसी के बेस पर न्यूमेरिकल, तीनों ने। और अब नेक्स्ट क्लास से टेस्ट देने संडे को, ठीक है। अब देखो, जो भी फॉर्मूला किया था, log K2 by K1 इक्वल टू EA by 2.303 R। यहाँ पर क्या था, T2 माइनस T1 by T1 और T2, ठीक है। ये कंसेप्ट था। करें इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल। एक लिखो फर्स्ट, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट of the reaction is 1.2 into 10⁻³ second inverse is 1.2 into 10⁻³ second inverse at टेम्परेचर क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, at 30 डिग्री सेंटीग्रेड and 2.1 into 10⁻³ second inverse at 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर गिवन रिएक्शन, क्लियर। इनमें ना सिर्फ कैलकुलेशंस बड़ी है और कुछ नहीं। देखो, जब ये न्यूमेरिकल था, अब तुम लोग पहले देखकर बताओगे K1 किसे ले और K2 किसे, है ना। फर्स्ट K1 घूम रहा, क्योंकि पहले में टेम्परेचर क्या था, कम था, सेकंड में टेम्परेचर क्या ले के चल रहे थे, ज़्यादा। तो ये पक्का है, ये ऊपर तो कंसेप्ट किसका था, K1, और नीचे कंसेप्ट किसका था, K2। ये वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है, क्लियर। मैंने फाइंड यहाँ पर क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो R की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी, 8.314 जूल्स K इनवर्स, और साथ में क्या लेना पड़ेगा, मोल इनवर्स। ये वैल्यू लेकर चलेंगे, क्लियर। अब तुम लोग यहाँ पे पता क्या कर दोगे गलती, बड़े स्टूडेंट जो कर दो ना, आपने कहा था T1 T2 जैसे मर्जी लो, मैंने कहा था वो ऊपर के लिए था, T2 माइनस T1 में। यहाँ पे चाहे तुम लोग 30 डिग्री 40 डिग्री ले लो, 10 आ रहा है,
10 आ रहा है ना, या चाहे इसमें ऐड अप करके कर लो तब भी 10 आ रहा है। तो तुम लोग क्या करते हो, पक्का देना टेस्ट में बड़े स्टूडेंट करोगे, T1 T2 को भी 13-400 कर दोगे, पर नीचे 13-400 ही कर सकता है, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या थे, केल्विन में थे। अगर 13-40 किया वो तो घूम गया 1200, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या था 273 ऐड कर रहा था, 273 माइनस, इसलिए यहाँ पे 40 माइनस 30 करो, 10 का अगर प्रॉपर करूँ ये 303, तो ये मेरे पास घूम के क्या आ रहा है 313। क्लियर? तो यहाँ पे ऊपर तो जैसे मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं था, पर नीचे T1 T2 का कंसेप्ट था, यहाँ पे पक्का है मुझे लेकर चलना पड़ेगा 303 इंटू 313, क्योंकि दोनों बार आंसर नहीं गलत आ रहे। क्लियर? और मोस्टली तुम लोग यही करोगे 14 to 30 कर दोगे। क्लियर? कर सकते थे, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिंपल सा था, बस यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी EA इज इक्वल टू 44126.3 जूल्स पर मोल, और इसी को अगर कन्वर्ट कर दिया किलो जूल्स में तो ये आ जाएगा 44.13 किलो जूल्स। क्लियर? अब बताओ क्लियर हुआ? सिंपल सा एक न्यूमेरिकल। क्लियर? नहीं तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल और जो बड़े कॉमन आ रखे हैं ना, ये K2/K1 का कंसेप्ट आ रखा है, कभी ये इंक्रीज 2 टाइम्स, कभी 10 टाइम्स, कभी क्वाड्रोपल टाइम्स। जब क्वाड्रोपल वर्ड यूज़ कर दिया, क्वाड्रोपल 4 टाइम्स के बेस पे कर दिया, ऐसे बस लॉग K2/K1 का कंसेप्ट दे दूंगा, फिर आगे कैलकुलेशन पूछ लेंगे। क्लियर? एक और करोगे इसी बेस पे। अब तो क्लियर हुआ कैसे था? हाँ जी, सबको कर दूँ आप? हाँ जी, नेहा। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक और लिख लो, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, यहाँ पर हमें EA मेंशन्ड है, दैट इज 94.14 किलो जूल्स per mole, kilojoules per mole, and the value of rate constant is 1.8 into 10 raised to power minus 5 second inverse. Here at temperature 313 Kelvin, at temperature 313 Kelvin, और आपको यहाँ पे कह दिया फाइंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फिर फाइंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आंसर तो मैं बता दूंगा, तुम लोग मुझे बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आइडिया दे दोगे कैसे करें। इसके लिए फैक्टर ए निकालना है, इक्वेशन मुझे याद था ये है, इक्वेशन यूज में K = AE माइनस EA/RT, कंसेप्ट तो यही आ रहा है यूज में यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वेरिएबल नहीं दिया, यही है। तो मुझे बताओगे इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करो कि मेरा आंसर आ जाए? आप बताते जाओ मुझे, यहाँ पे मुझे नहीं आता। लॉग के आगे आगे भी क्या कर दूँ, लॉग के आगे, और ये भी करना पड़ेगा साथ के, नहीं? क्लियर? और यहाँ पर मैंने फाइंड क्या करना है, लॉग ए। क्लियर? अगर लॉग ए फाइंड करना है, देखो यहाँ पर लॉग ए इज इक्वल टू क्या देगा मेरे पास घूम फिर कर, लॉग के प्लस EA/2.303 RT आ जाएगा, है ना। के मुझे नोन है यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻⁻5, टेम्परेचर नोन था 313 केल्विन, EA नोन है 94.14। क्लियर? तो R बताओगे? R, हाँ जी, 8.314। ऊपर वैल्यू क्या थी, किलो जूल्स में, ये वैल्यू क्या थी, जूल्स में। मोस्टली यहाँ पे गलती कर दोगे, या तो ऊपर वाले को करो जूल्स में, या इसको क्या करो, किलो जूल्स। अगर इसको करना था तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर? ये तुम लोग पक्का गलती करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे नहीं, इतना टाइम भी लगेगा पेपर में, आंसर फिल करो। क्लियर? तो किसी एक को पकड़कर जरूर कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए ना मैंने आपका जो कर रखा था, लॉग ए जब सॉल्व करोगे सारा, ये हमारे पास घूम फिर के आ जाएगा, लॉग ए की वैल्यू 10.9
0.9635। इस सबको सॉल्व करके ये आएगा log a, ये आएगा। तो मैंने क्या पूछा a, तो कैसे करूँ अब a, है ना, a इसका एंटी लॉग चला जाएगा। अब देखो हो सकता है कंपटीशन में जब ये क्वेश्चन डालूँ, मैं आपको a का सारा कंसेप्ट पूछूँ ना, मैं आपको a का कंसेप्ट ये तो दे सकता था 10⁻10 पक्का घूमेगा, है ना। तो डेसिमल से जो पहले है वो तो 10⁻5 चला जाएगा। अब 0.9635 की वैल्यू दे दी, ये वैल्यू क्या आती है 9194। अब तो ध्यान देना, इस पार्ट का एंटी लॉग देख लेते थे 0.9635 का, देखा वैल्यू क्या है 9194। जो डेसिमल से पहले था उसे क्या कर दिया रेज़ टू दी पावर 10 और डेसिमल पहली प्लेस के बाद। अब आंसर हो गया क्लियर कैसे था न्यूमेरिकल, सिंपल सा। हाँ जी क्लियर। और बस यहाँ पे अगर एक हाइपोथेटिकल केस पूछ लूँ, अगर यहाँ पे माइनस होता फिर क्या करते, है ना, फिर करता -10 -1 +1 और -0.9635, तो पक्का था आंसर क्या घूमेगा 10⁻⁻11। क्लियर। बस ये लॉजिक ध्यान रखना, कहीं आंसर माइनस में तो नहीं आ रहा, माइनस में आ रहा है तो फिर ये कंसेप्ट अप्लाई कर देना। क्लियर। अब बताओ क्लियर हुए कुछ न्यूमेरिकल कैसे थे। हाँ जी क्लियर। और एक लास्ट जस्ट लिख लो जो आपके पेपर में आ रखा है, आंसर साथ ही बता दूंगा इसका। तो अभी 2 टाइप के हो गए और तीसरा क्या कर रहा था, भूल रहा था K2/K1 का कंसेप्ट, कभी 2 टाइम्स कभी मोस्टली 10 टाइम्स ही डाल देते हैं। तो लॉग जब 10 टाइम्स किया log 10 की वैल्यू क्या रहेगी 1, आंसर सॉल्व करना उतना आसान हो जाता है। क्लियर। एक और लिख लो, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, the rate of particular reaction doubles when temperature changes from 27 degrees centigrade to 37 degrees centigrade. When temperature changes from 27 to 37 degrees centigrade, calculate activation energy for given reaction। हाँ जी ये था, अब रहेगा सिंपल के नहीं, log K2/K1 EA/2.303 R, यहाँ पर क्या था T2 - T1/T1 T2। क्लियर। और इस बार सारी वैल्यू दे रखी, बस ये फाइंड करना कर सकता था। ये इस बार आपको क्या दे रखा है 2 टाइम्स गेट्स डबल log 2 की वैल्यू क्या थी 0.3010, तो निकाल सकते थे आप तो एक्टिवेशन एनर्जी के नहीं। ये एक आध बार कॉम्पिटिशन में पढ़ा था, वो क्वाड्रुपल टाइम्स आ गया। जब क्वाड्रुपल है 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 into दिस करके सिंपल सा रहेगा न्यूमेरिकल। क्लियर। और इसका भी अगर आपको जस्ट आंसर बता दूं, एक्टिवेशन एनर्जी अगर सॉल्व की, दिस कम्स आउट टू बी 53.6 किलो जूल्स। अब तो क्लियर हुए कि नहीं। हाँ जी कर सकते थे, क्वेश्चंस कैसे थे। क्लियर। इसलिए इसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो गया बस। क्लियर। बस एक जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वो तो नेक्स्ट टाइम से सरफेस मिस्ट्री। अब करें इसकी असाइनमेंट हो गई क्लियर। असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स मोस्टली मैंने सारे करा दिए थे, सिर्फ थ्योरी के ना 3-4 क्वेश्चंस है जो थोड़े से टिपिकल थे। अब बताओ ये तो क्लियर हुए सबको। क्लियर। इस साल से ना ऐसे न्यूमेरिकल आने शुरू हो गए। पहली बार जेई में मैंने इसके बेस पे पढ़ा है, जो पिछले 5-6 साल से हर बार फर्स्ट ऑर्डर पे या जस्ट एक्सप्रेशन फाइंड करके उनके रिलेशन ही आ रखे थे। इसके न्यूमेरिकल रेयर है। क्लियर। पर अब स्टार्ट हो गए ऐसे न्यूमेरिकल। क्लियर है। करें अब असाइनमेंट स्टार्ट। लाए थे सारे के नहीं। किसके पास नोट्स नहीं है इस चैप्टर के, नहीं लिए जिन्होंने मुझसे अभी, एक कॉपी तो आपको भी दे दी है ना, लिए नहीं इस चैप्टर के नोट्स। पर मैंने सबको जब तो लास्ट में जब आए थे तब भी नहीं लेकर गए। दूसरा बैच था।
दूसरा बैग था ये तो सबसे पहले बोला है। पता क्या करना, मेरे पास अभी 2 कॉपीज है, जितनी है वो तो मैं पकड़ा देता हूँ, क्लियर। तो मुझे एक बार मैसेज कर देना जिसके पास नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर ले आऊँगा नोट्स निकाल के, क्योंकि वो नोट्स तो मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जितने थे मेरे पास। अभी मेरे को 2 कॉपीज तो पड़ी हैं, ये अभी दे दूँगा, अभी तो पहले असाइनमेंट कर लो, ठीक है। दोनों के पास नहीं है अभी, एक कॉपी तो पकड़ो, ये दोनों के पास नहीं, एक पीछे है, दोनों के पास किसी के लाए नहीं, कल फिर से उम्मीद नहीं लाएगा। अभी मेरे साथ क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊँगा सारे साथ साथ ही, ठीक है। देखो इस असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन डाल रखा था आपको फर्स्ट, ये जनरल डाल रखा था, हाउ डज एवरेज रेट ऑफ एक्शन डिफर फ्रॉम इंस्टेंटेनियस। याद है एवरेज और इंस्टेंटेनियस जनरल किया ही था, इंस्टेंटेनियस में डेल्टा टी अप्रोचेज 0 था, एवरेज में इसकी वैल्यू क्या था, डेल्टा टी वाज चूजन फ्रॉम आवर ओन साइड। सेकंड, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, ये तो बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन डाल दिए। थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ये भी कर रखे थे सारे। ये डिफाइन टर्म रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये सारे टर्म्स ना अप टू 10th क्वेश्चन ये सारे मैंने जनरल डाल रखे थे। यह था लास्ट टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव सूटेबल एग्जांपल, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सारे कर रखे थे। जो पहला क्वेश्चन आया ना वो हमारे पास कौन सा आया आपका, ये 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको रिएक्शन दे रखा है वहाँ पर, 11th में एक आपको रिएक्शन दे रखा है, और रिएक्शन क्या दे रखा है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ट्वाइस NO, इसको कंबाइन किससे किया, ऑक्सीजन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस NO2। ये रिएक्शन आपको दे रखा है। तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, ये रिएक्शन एक स्टेप में है। अगर रिएक्शन एक स्टेप में था तो तुम लोग बताओगे इसका ऑर्डर क्या आएगा, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा। अगर मैंने खुद दे रखा रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप, 3 नहीं आ गया, क्योंकि ये क्या था 2 और ये क्या था 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पेपर में इसलिए आपको कहता था हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेंशन होगा, तो इसमें मैंने आपको दे रखा है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। अगर वन स्टेप था तो पक्का है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आएगा दैट विल बी KNO2, और साथ में क्या था ऑक्सीजन, तो दैट मीन 2 + 1 यहाँ पे क्या घूम रहा 3, ऑर्डर तो 3 आ गया। अब इसके बेस में क्वेश्चन क्या दिया था, हाउ विल द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन वेरी इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज डैमेज टू, डैमेज मीन्स उसको डिक्रीज कर दिया, कहाँ पे 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, क्लियर, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सपोज यहाँ पर ना मैंने आपके साथ NO के मोल्स ले रखे थे, ये ऑक्सीजन के मोल्स ले रखे थे B, क्लियर। तो दैट मीन यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ NO वो क्या आ जाएगी A/V, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वो क्या आ जाएगा B/V। दैट मीन यहाँ पर जो मेरे पास रेट के वैल्यू में जब पुट किया, ये मेरे पास K, ये घूम फिर के आ गया A² B, और नीचे क्या घूम गया B3, ये आ जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, मैंने वॉल्यूम डैमेज कर दिया, कितना 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर 1/3 किया दैट मीन अब मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया 1/3, तो ये घूम फिर के मेरे पास क्या आ गया 3A/V, यहाँ पर भी क्या कर दिया 1/3, अगर 1/3 किया है ये भी घूम फिर के क्या आ गया 3B/V, अगर ये आ गया। अब करो इसमें फिर वैल्यूज पुट के, ये क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 × 3 27 K A²B/V3, ये आ जाएगा घूम फिर के नया रेट। तो ये नया रेट क्या आ गया बेसिकली R प्राइम इज इक्वल टू 27R, 27 टाइम्स नहीं हो गया 27 टाइम्स। अभी भी किसी को डाउट आ रहा है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक स्टेप छोड़ा है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या था, अब मेरे पास ये क्या आ गया 3A/V², 3/A/V², 3 का क्या हो गया 9, आगे क्या था 3, 9 × 3 क्या हो गया 27, तो 27 ले गया बाहर, बाकी तो घूम फिर के यही है
तो रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स 27 टाइम्स। याद है मैंने आपको पढ़ाते हुए सिंपल सा न्यूमेरिकल कराया था, वहाँ पे मैं कंसंट्रेशन को डबल कर देता था, कभी ट्रिपल कभी 1/2। यहाँ पे कंसंट्रेशन को नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम के बेस पे दे दिया, कंसेप्ट तो वही है, ये वॉल्यूम के बेस पे दे दिया तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया। हुआ क्लियर कैसे था? क्लियर। इसी के बेस पे ना एक और क्वेश्चन जो मैंने आगे आपको डाल रखा है ना, देखो तुम में से कहीं असाइनमेंट लाए नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ ही देता हूँ। 13 क्वेश्चन, इन सम केसेस इट इज फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू येट द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। व्हाई? अभी नहीं क्लियर किया था ओरिएंटेशन फैक्टर के बेस पे। क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर डायरेक्ट डाल रखा है 10, ब्रीफली एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी ऑफ फ्रैक्शन रेट। क्लियर। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या ऐसे क्वेश्चन घुमाकर डाल दें, इससे ज़्यादा और नहीं क्वेश्चन डाल दें। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक रेट कांस्टेंट वेरी किया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 17 डाल रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर। वहाँ पर ना अगर मैं एक केस आपके साथ लिखता, मैंने एक केस आपको वहाँ पे दिया, रिएक्शन दे रखा है ट्राइस NO गैशियस, इसमें मुझे डिकम्पोज करके दिया N2O गैशियस, साथ में हमें मिला फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैशियस। इसमें मैंने आगे आपको रेट ऑफ द रिएक्शन खुद दे रखा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज K, यहाँ पर कर दिया NO का स्क्वायर। क्लियर। अगर देखो ये ना देता फिर कंफ्यूजन था, मैंने यहाँ पे खुद दे दिया आपको, देखने में ऑर्डर क्या लग रहा था 3, और जब मैंने खुद रेट मेंशन कर दिया तो ऑर्डर 2 नहीं रह गया। इसके बेस पे क्वेश्चन डाल रखे, क्वेश्चन क्या डाल रखे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सेकंड फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, मैंने कहा यही क्वेश्चन डाल रखा है, डिटरमिन द ऑर्डर एंड द डायमेंशन, डायमेंशन मीन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ लिए। तो जब ये आ गया एज तो इसके बेस पे सॉल्व करने बैठ गया। एज जिसको लॉजिक क्लियर है कि खन्ना सर ने कराया था, ये तो जनरल कंसेप्ट था, दिस वाज होल्डिंग गुड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। मैंने पहले क्वेश्चन में डाला था रिएक्शन एक ही स्टेप में है तो पक्का रेट उसी में ही था। यहाँ पर मैंने खुद दे दिया रेट ऑफ द रिएक्शन इज K NO स्क्वायर, दैट मीन्स ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 2 है तो याद है K के यूनिट्स फाइंड करते थे, कंसंट्रेशन लिखता था, यहाँ पे क्या करता था 1 - N, टाइम किसमें एक्सपोज दे रखा था सेकंड था ये, तो यहाँ पे 1 - 2 आ गया, 1 - 2 क्या रह गया -1, तो घूम फिर के यूनिट्स लीटर मोल इनवर्स। क्लियर। ऐसे करके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में केस में मैंने आपको एल्डिहाइड दे रखा है CH3CH2, पर पावर उसकी क्या दे दी मैंने रेट में 3/2। अगर 3/2 दे दिया, देखने में ऑर्डर क्या लग रहा है 1, एक्चुअल में ऑर्डर क्या चला गया 3/2। अगर 3/2 है तो यहाँ पर 1 - 3/2 तो वो घूम फिर के -हाफ के बेस पे घूम गया। ऐसे जनरल से क्वेश्चन आए। क्लियर। इसके बाद जो आगे ना एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसका हमें रेट कांस्टेंट गिवन है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्डर में याद है K वाज गिवन बाय 2.303/t, यहाँ पर आता था log A बाय A - x, ये आता था। तो यहाँ पे ना मैंने आपको K दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 16। क्लियर। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 1.5 × 10⁻³ हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रेक्टेंट, मैंने ये अमाउंट तो दे रखा है आपको 5 ग्राम ऑफ दिस रेक्टेंट गेट्स रिड्यूस टू कहाँ पे रिड्यूस किया अप टू 3 ग्राम। क्लियर। आपको फाइंड करना है K दे रखा, हाउ लॉन्ग विल दिस टेक फॉर केमिकल 5 ग्राम टू गेट रिड्यूस टू 3 ग्राम। क्लियर। तो एक स्टूडेंट मुझे कहता है खन्ना सर ऊपर लिखो 5 नीचे लिखो 3, एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर लिखो ऊपर 5 नीचे लिखो 2, किसकी बात मानूं? हाँ जी 5/2 बार बार कहता था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने अब वर्डिंग में इसलिए दोबारा बोला था 5 ग्राम गेट्स रिड्यूस टू, यानी मैंने माइनस करके दिया है। और मैंने पढ़ाते हुए ऐसा न्यूमेरिकल अगर तुम्हें से किसी को ध्यान में हो 10 ग्राम और 2.5 ग्राम दिया है, वहाँ पे मैंने वर्ड बोला था हाउ मच अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड इज 2.5। क्लियर। इसलिए ना बुक में से ढूंढता रहता हूँ वर्डिंग जहाँ पे अलग अलग मिल जाए। पढ़ाते हुए मैंने कराया था 10 ग्राम इनिशियल एंड दिस अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड इज 2.5। जब लेफ्ट बिहाइंड था मीन्स माइनस करके दे रखा था, इस बार मैंने लेफ्ट बिहाइंड नहीं बोला, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया, गेट्स रिड्यूस टू 5 से रिड्यूस क्या कर गया 3, दैट मीन्स इस बार अमाउंट डिकम्पोज मैंने खुद ही करके दी। क्लियर। तो बस यहाँ पे ये गलती करोगे 5/2 और 5/3। यहाँ पर क्या करना था बेसिकली
5/3 5/3 करके सारी कैलकुलेशन तो सेम रहेगी। फिर इसी के बेस पे ना एक और क्वेश्चन आगे जो डाला है, अभी तक देखा 2-3 क्वेश्चन डाल दिए रेट आपको ऑर्डर के बेस पे वेरिएशन। एक फिर मैंने आपको क्वेश्चन डाला 19th क्वेश्चन डाला टेबल कंप्लीट करने के बेस पे। ये तो टेबल कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। यहाँ पर दे रखी है आपको कंसिडरेशन ए, यहाँ पर कंसिडरेशन दे रखा है बी, साथ में दे रखा है आपको इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। ये 3 कंसेप्ट दे रखे हैं। यहाँ पर ये दिया आपको 0.1, फिर दिया 0.4, यहाँ पर दिया 0.1, ये आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। आप देखा असाइनमेंट में एक क्वेश्चन डाला डायरेक्ट दे दिया रिएक्शन 1 स्टेप, एक में मैंने के खुद मेंशन कर दिया। इस बार आपको के दिया नहीं, मैंने स्टेटमेंट दे रखा है रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ये इस बार मैंने आपको रेट का एक्सप्रेशन ऐसे दिया, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0 ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी दिस इज 0 ऑर्डर। अगर बी 0 ऑर्डर था यानी ये तो घूम फिर के खत्म हो गया, तो आर का जनरल एक्सप्रेशन घूम फिर के यही नहीं रह गया, k/a ये रह गया। मैंने आपको दिया है a प्लस बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज फर्स्ट ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू b इज 0 ऑर्डर। बेसिकली रेट a p रह गया, b तो रेस टू द पावर 0 था, वो तो घूम फिर के 1 ही रह गया। अगर 1 रह गया, अब ये आपको टेबल कंप्लीट करना था। अगर टेबल कंप्लीट करना था, देखो एक स्टूडेंट को कहता करना सर दोनों की रेशियो लेके सॉल्व कर दो, और जो एक मेरा भाई था बिल्कुल जनरल कंसेप्ट पे चलना है, तो यहाँ पर क्या था, फर्स्ट पहले ये टेबल बताओगे कैसे पढ़ना है, ऐसे या हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल पकड़ना है तो पहले केस में r इज इक्वल टू क्या था, k/a। तो पहले से मेरे पास k की वैल्यू नहीं आ सकती रेट कांस्टेंट की फर्स्ट के बेस पे। कैसे, यहाँ पर क्या आ जाएगा r डिवाइडेड बाय a। क्लियर, r कितना दे रखा है मैंने फर्स्ट केस में आपको 2 × 10⁻², a कितना दे रखा है 0.1, ये खत्म करके 1, ये घूम फिर के 0.2 आ गया 0.2। अब तो तुम लोग ये टेबल कंप्लीट करा सकते हो। हाँ जी, इसमें इस केस में r इज इक्वल टू k/a। मैंने फाइंड क्या करना है a, r कितना दिया हुआ आपको 4 × 10⁻², और k कितना दे रखा है 0.2। अगर 0.2 था ये भी खत्म। क्लियर, तो ये घूम फिर के 2 × 10⁻⁻1, तो आ गया 0.2। ये आपको ना सिंपल सा क्वेश्चन एक बार पैराग्राफ के बेस पे आ रखा है कॉम्पिटिशन में। उन्होंने ये सारा क्वेश्चन पैराग्राफ नीचे बस टेबल को कंप्लीट करने के लिए छोड़ दिया। तो उन्होंने पैराग्राफ में ये सारे बस कंसेप्ट दे दिए, हाउ के वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, या ये कंसेप्ट देकर ये सिंपल सा कंसेप्ट डाल दिया न्यूमेरिकल। क्लियर, अब एक तो मैंने कर दिया, नेक्स्ट तुम में से कोई तो करा देगा। यहाँ पर हाँ जी क्या आ जाएगा, है ना 8 × 10⁻⁻², या फिर यहाँ पर क्या लिख दूँ, आएगा कि नहीं। क्लियर, इसमें भी करा दो। हाँ जी, लास्ट वाले में आ रहा है 0.1 के नहीं। क्लियर, अब क्लियर हुए, सिंपल से न्यूमेरिकल है। और जिसको ना एक बार ये कंसेप्ट क्लियर था कि ए बी, जब पढ़ाता था याद है तुम लोग बड़ा पूछते थे करना सर हमें कैसे पता लगेगा न्यूमेरिकल में ऑर्डर क्या है। न्यूमेरिकल को ना हमेशा ध्यान से पढ़ना, कोई ना कोई वहाँ पे टिप दे रखा होगा कि किस बेस पे करना है। इसके बाद आगे ना इस असाइनमेंट में तो मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं। शो दैट 99%, डीकम्पोजिशन 20 सेकंड, ये सारे क्वेश्चंस कर नहीं रखे हैं मुझसे। हाँ जी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे थे। बस जो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ना इनमें जो मुश्किल लगेगा वो एक तो था 26। ये बाकी ये देखना, न जाकर मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स किए थे।
ये बाकी के सारे न्यूमेरिकल कर रखे थे। ये सिर्फ ना 24th क्वेश्चन जो है मैंने किसी पेपर में पढ़ा नहीं आज तक। 24th इतना बड़ा क्वेश्चन आया हो तो देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रखा, पढ़कर देखो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट 308। यानी यहाँ पे पहले के फाइंड करना पड़ेगा। हाँ जी, पहले के फाइंड करना पड़ेगा। के कैसे फाइंड करोगे? 2.03 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। 10% कंप्लीट था तो ऊपर 100, नीचे 10% कंप्लीट 90। तो पहले आ जाएगा के, बाद में के की वैल्यूज पुट करके ए दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है एट टेम्परेचर 318। तो के की वैल्यू आ गई, टेम्परेचर सारा नोन है, सबसे बड़ा न्यूमेरिकल डाल दिया कैलकुलेशंस के बेस पे बस। ये अभी जब पढ़ा रहा था तो बड़े अच्छे के बोल रहा था, दिस वैल्यू, यहाँ पर के ना देकर एक कंसेप्ट दे दिया, न्यूमेरिकल को बस और बड़ा कर दिया। किसी पेपर में आया नहीं, इतना बड़ा न्यूमेरिकल रेयर है कभी डाल। क्लियर? ये मैंने भी इसलिए डाल दिया कि चलो एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सबसे बड़े न्यूमेरिकल इस बेस पे आया। अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन नंबर था 26, उसमें आपको रिएक्शन दे रखा है मैंने ये एस्टर, इसको रेट किया H+, और यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे मिल गया फॉर्मेशन ऑफ एसिड प्लस क्या मिल गया फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन आपको दे रखा है। रिएक्शन देकर ना इस बार मैंने आपको क्या दिया, यहाँ पर dx/dt इज इक्वल टू के, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया एस्टर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया H+0। इस बार मैंने ये दे दिया आपको कंसेप्ट। ये कंसेप्ट देकर अब आपसे पूछा व्हाट वुड बी द इफेक्ट on the rate of reaction if conservation of ester is doubled। अगर कंजर्वेशन ऑफ एस्टर को डबल कर दूं तो क्या इफेक्ट आएगा रेट पे? डबल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या dx/dt लिखा है, ये बेसिकली r ही नहीं था, r ही था। जब ये r था, एस्टर की कंजर्वेशन क्या कर दी डबल, a से क्या कर दी 2a कर दिया, 2 इधर तो डबल नहीं हो गया। क्लियर? अब तुम लोग बताओ नेक्स्ट टाइम मैंने हाइड्रोजन आयंस की कंजर्वेशन ये कर दी ट्रिपल या डबल, इसको अगर डबल कर दूँ फिर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि रेज़ टू द पावर क्या था 0, इट वाज हैविंग नो इफेक्ट। क्लियर? तो देखो अब तुम लोग भी बता दोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 1 नहीं रह गया। क्लियर? अब देखा हर क्वेश्चन में आपको ऑर्डर में बस कंफ्यूज किया और कुछ नहीं। और जब आपको कंसेप्ट क्लियर था ये H+0, या मुझसे याद ही है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये नहीं था, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर यही नहीं किया था हम लोगों ने। मैंने H+ ही यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन दे रखा था, H+ का कोई रोल ही नहीं था, याद है? ये तो सिर्फ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता था। क्योंकि जब H+ था, H+ बेसिक रिएक्शन तो वाटर से ही हो रही है, वाटर से मुझे एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन आ रही है। ये रिएक्शन तो डिटेल में आएगी एसिड से अल्कोहल में, ऑर्गेनिक में। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको और टिपिकल लगेगा ना, वो था 29th और 30th। 29th और 30th। अब तुम लोग जो असाइनमेंट लाए नहीं, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। 29th में मैंने आपको रिएक्शन ये दे रखा है, A गेट्स कन्वर्टेड इनटू B। क्लियर? ये और मैंने आपको दिया क्या, द रेट कांस्टेंट बिकम्स, लिख लो चाहे जिस नहीं रहती तो असाइनमेंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स। Rate of the reaction becomes 27 times when the conservation of A is increased 3 times. When conservation of A is increased 3 times, जब इसकी कंसर्वेशन 3 टाइम बढ़ा रहा था तब हमारे पास रेट ऑफ एक्शन क्या बनना था 27 टाइम्स। आपको ऑर्डर फाइंड करना था। देखो देख के तो क्लियर हो रहा था ना, 27 और 3 8 के बेस पे घूम रहे, और यही अगर मैं आपको डाल देता फ्रैक्शंस में फिर कोई ना कोई स्टूडेंट फंस जाता है। तो क्या था, देखो व्यू करके तो हो रहा था 27 और ये 3 था, तो 3 की पावर पे ही घूम रहा है, पर पेपर में तो शो करना पड़ेगा, या अगर फ्रैक्शन में दे दिया फिर फंस जाएंगे। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले जनरल कंसेप्ट लिख लो, मुझे ऑर्डर पता ही नहीं, तो R=K/A/N आ गया, जनरल कंसेप्ट में ये आ गया। अब मैंने रेट ऑफ एक्शन क्या किया 27 टाइम्स, अगर 27 टाइम्स किया यहाँ पे 27 R हो गया, यहाँ पर क्या था K, ये क्या था 3A⁴n, ये मुझे पता ही नहीं, लिख सकता था ऐसे, अगर ऐसे लिख सकता था। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ, R यहाँ पर क्या था K, यहाँ पर क्या था A⁴n,
आर के साथ आर, ए एन के साथ ए, के साथ के, तो रह क्या गया मेरे पास घूम फिर के 27, इधर क्या रह गया 3 रेज़ टू द पावर n। क्लियर? ये इसलिए जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए ना इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि जब कंपटीशन के क्वेश्चन करोगे ना न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे, वहाँ पे सारे कैसे फ्रैक्शन में घुमा देंगे। क्लियर? तो जब फ्रैक्शन में आ जाए वो थोड़ा सा लॉजिक लेकर इन्हें सॉल्व कर। अब क्लियर हुए कैसे क्वेश्चन से? क्लियर? इसके बाद में एक लास्ट जनरल सा क्वेश्चन डाला था, रिएक्शन इज 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट इन 2 आवर्स। क्लियर? और फिर आगे दे रखा है 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट इन 4 आवर्स। क्लियर? 75% कंप्लीट हो रहा है 4 आवर्स। आपको पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले क्या हुआ 50, पहले 50, तो ये 50 जब हो रहा है हाफ लाइफ पीरियड नहीं आ रहा, फिर जो सेकंड हाफ लाइफ पीरियड हो रहा है 2 से 4 घंटे गया, वो भी हाफ लाइफ पीरियड आ रहा है, वो हाफ लाइफ पीरियड क्या आ रहा है कंसिडरेशन 25, तो दैट मीन्स हाफ लाइफ पीरियड कंसिडरेशन पे डिपेंडेंट है नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसिडरेशन था। हाफ लाइफ पीरियड अगर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसिडरेशन था तो क्या होता था ऑर्डर फर्स्ट, तो आ गया ये एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे देखो हाफ लाइफ पहले 50 आया, तो दैट मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फिर हाफ लाइफ पीरियड था, पर इस बार हाफ लाइफ पीरियड कंसिडरेशन क्या आ रही है 25। क्लियर? तो हाफ लाइफ पीरियड वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसिडरेशन। अगर हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसिडरेशन पे डिपेंडेंट नहीं था तो हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी डेरिवेशन वगैरह, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही आ गई। ये तो तुम्हारे कॉम्पिटिशन का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। वो करते क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में दे दूंगा ए और 1/3 ऑफ रिएक्शन कंसेप्ट, कभी 1/5 का कंसेप्ट पूछ लूँगा। तो जब 1/3 का कंसेप्ट डाला है 1/3 ऑफ द रिएक्शन टेक्स पार्ट, तो बैक पे तो कितना 2/3 नहीं रह गया है ना, 1/3 ऑफ द रिएक्शन टेक्स पार्ट, अगर 1/3 पार्ट ले गया तो 1 - 1/3 करो, 2/3 का कंसेप्ट नहीं रह गया। ऐसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रैक्शंस में। तो कभी आ रखा जो मैंने पढ़ा था 12 ग्राम ले रखा था, उसका 4th हाफ लाइफ पीरियड पूछ रखा था। जब 4th हाफ लाइफ पीरियड करना है, 12 का पहले हाफ करो आया 6, 6 का हाफ करो 3, 3 का हाफ करो 1.5। क्लियर? तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, ये सेकंड और ये थर्ड, 1.5 को फर्दर ले जाओ ब्रेकअप करके, तो घूम फिर के मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर 0.6 के आसपास घूम जाएगा, सॉरी 0.7 के आसपास घूम जाएगा कि नहीं। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन कई बार इनके आ जाते हैं। तो जिसको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हाफ लाइफ पीरियड था इंडिपेंडेंट ऑफ कंसिडरेशन, वो फर्स्ट ऑर्डर के बेस पे था, बस हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करते जाओ आगे। क्लियर? अब बताओ कुछ क्लियर हुई है असाइनमेंट को? क्लियर? अब इसके बाद कौन सा जो एमसीक्यू के क्वेश्चन थे ना वो भी सिंपल ही थे, जो आपको इस असाइनमेंट में डाल रखे थे। ये भी किसी ने ट्राई किया नहीं? नहीं सर, क्यों नहीं करते हो ट्राई? तो समझ में आए क्वेश्चंस का नहीं? ये पकड़, एक कॉपी तो मेरे पास पड़ी है, ये किसके पास नहीं थी? दोनों के पास ना। एक मेरी मास्टर कॉपी रहती है, ये में बड़ी प्रोडक्शन रहती है। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन सिंपल ही डाल रखा, किया था ट्राई? हाँ जी, हाँ किया था ट्राई, भूल गए। ये देखो पहला ज़्यादा शुरू से कहता था ये पेपर में आपके बड़े कॉमन क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने पढ़ा है। मैंने आपको रिएक्शन क्या दे रखा है ए, तो माइन किससे किया 2B, प्रोडक्ट क्या मिला मुझे 3C + D। क्लियर? अब यहाँ पर आपको पूछा क्या विच एक्सप्रेशन डज नॉट सेटिस्फाई दिस, तो देखो यहाँ पर सारे एक्सप्रेशन ठीक आ रहे थे, डी एक्सप्रेशन ठीक भी है, डी में मैंने क्या दे दिया 2 dB/dt,
ये ट्वाइस dB बाई dt तो कभी हो ही नहीं सकता, ये हाफ का कंसेप्ट नहीं घूम रहा है ना, हाफ का कंसेप्ट। तो याद है इसका जब रेट ऑफ एक्शन लिखते थे, लिखा होगा इसका रेट ऑफ एक्शन कैसे लिखते थे, माइनस डी ए बाई डी टी, आगे माइनस हाफ डी बी बाई डी टी, आगे 1/3 डी सी बाई डी टी, आगे डी डी बाई डी टी। ये देखो सारे एक्सप्रेशन ठीक से रखिए, आपको ए बी डी बी और सी, सिर्फ एक लास्ट एक्सप्रेशन है ये ट्वाइस के बेस पे हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ये तो 1/2 के बेस पे था। क्लियर, तो फर्स्ट का आंसर डी आ जाएगा मेरे पास। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये सिंपल डाल रखा था, एंड कंपनी फिगर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू कर्व्स रिप्रेजेंट, यहाँ पे 0.4 से क्या हो रहा है 0.2, आधा हो रहा था, अगर आधा हो रहा था तो ये हाफ लाइफ पीरियड नहीं हो गया। क्लियर, नेक्स्ट फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच एंथैल्पी रिएक्शन किलोजूल्स, मिनिमम एनर्जी फॉर एक्टिवेशन एनर्जी विल बी। क्लियर, डेल्टा एच, याद है डेल्टा एच विल बी ऑलवेज मोर देन डेल्टा एच, उससे ज़्यादा होगी तभी रिएक्शन फिजिबल है, जनरल कंसेप्ट ही था। याद है डेल्टा एच क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो अगर वो एक्टिवेशन से ज़्यादा होगी तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, नहीं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती नहीं। ये तो मुझसे नहीं किए थे ग्राफ के कंसेप्ट, तो दैट मीन्स थर्ड का आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ था, द रेट कांस्टेंट ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन शोज दैट। क्लियर, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन था, याद है एक्सो और एंडो में डेल्टा एच का कंसेप्ट वेरी करता है, मोर देन टेम्परेचर या लेस। जो के था वो तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट था, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो के था वो तो टी के साथ हमेशा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो पक्का फोर्थ का ए आंसर ही आएगा। लॉजिक के बेस पे डाल दिया। ऐसी जो फिफ्थ क्वेश्चन था एक बार पढ़कर देखना, सारी स्टेटमेंट ट्रू थी। क्लियर, फिफ्थ की सारी स्टेटमेंट ट्रू थी, ऑल होल्ड ट्रू, सारी की सारी स्टेटमेंट होल्ड ट्रू करती थी। नेक्स्ट सिक्स, combustion of carbon is exothermic but coal stored in cold deposit does not burn automatically because of, है ना, रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक था, स्पॉन्टेनियस था। तो याद है 11th में मुझसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखते थे, रिएक्शन विच अकर ऑन इट्स ओन और वंस इनिशिएटेड कंटिन्यू ऑन इट्स ओन। जैसे सोडियम को ओपन में रखा, उसने तो आग पकड़ ली, क्लियर, उसने तो आग पकड़ ली, पर कार्बन कोयला, कोयला का वुडन पीस ही ले लो, वुडन पीस लिया मैंने, उसको जब बर्न करना है, ऐसा तो नहीं है पूरे लॉक को बर्न करते हैं तो एक साइड आग को बस स्टार्ट कर दिया, बाकी का पोर्शन अपने आप बर्न आउट कर जाता है। क्यों, क्योंकि एक बार रिएक्शन को जब इनिशिएट कर दिया, रिएक्शन में इतनी हीट प्रोड्यूस हुई जो बाकी का वुड पीस था दैट ऑल्सो गेट्स बर्न आउट। तो दैट मीन्स इसके लॉजिक में सी नहीं आ गया, हायर इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर बर्निंग, कि पहले मुझे एनर्जी चाहिए थी प्रोसेस को स्टार्ट करने की, एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया इट कंटिन्यू ऑन इट्स ओन। अब गैस का सिलेंडर है ना, एक बार हम लोग बस ऑन ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही आग पकड़ता है, एक बार मुझे प्रोसेस को बस इनिशिएट करना है, जब एक बार इनिशिएट कर दिया इतनी हीट मिली कि वो बाकी गैस को साथ ही उसका कंटिन्यूटी में बर्न करते चले गए। तो ये सारा इनिशिएट करने का ही कंसेप्ट था। तो 6 का आंसर क्या आ गया, सी। क्लियर, नेक्स्ट 7, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ फ्रैक्शन, ये तो आपको कंसेप्ट पूछा, क्या डी आ गया इसका डायरेक्ट आंसर। क्लियर, ऐसे ही अगर नेक्स्ट करोगे ना तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाला केस आएगा, अब थोड़ा सोच कर आंसर देना मुझे। 9th 8th तो आसान था, 9th का तुम लोग बता दो थोड़ा सोच कर, कैसे। हाँ, यहाँ पे मैं इसलिए पूछा तुझसे, हाँ, NO2 और NO2 का एनर्जी का कंसेप्ट दे रखा। दूसरे स्टेप में देखो मैंने रिएक्शन को सिर्फ पर मोल के बेस पे लिखा, पर मोल करूँ या जैसे मर्जी करूँ, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, वो तो वेरी कब करेगा जब भी टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, है ना, अदरवाइज ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही घूम रही थी। अगर कांस्टेंट था तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने पर मोल के कंसेप्ट पे लिखा है, 9th का तो ए ही आ जाएगा। ये इसके बाद देखो 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन और 14th ये सारे कर नहीं रखे अभी किए सारे क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज के बेस पे। अब तुम लोग मुझे सोच कर बता दो 15th का, 15th तुम लोग बता दो। हाँ जी 15th, हाँ जी 15 फॉर्मूला तो क्या था 2.303 बाई टी लॉग ए
बाई ए माइनस एक्स, फॉर्मूला तो यही है ना। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को और करके बता दो मुझे कैसे आएगा। रेट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हाँ जी कितना दिया अमाउंट रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना चेंज किया था। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये कंसेप्ट सारा का सारा दे रखा है, क्या दे रखा है सारा कंसेप्ट 8। अगर मैंने आपको यहाँ पर 8 दिया है, 8, ये बेसिकली मेरे पास क्या घूम रहा है यहाँ पर, क्लियर, यही घूम रहा है ना। 8 का कंसेप्ट है, अगर ये 8 का कंसेप्ट है तो यही घूम रहा है मेरे पास। सॉरी क्लियर, यहाँ पे 8 दिया हुआ ना, ये आपको 8 दिया। अब तुम लोग बताओ क्या करूँ इसको। हाँ जी 2 raised to the power 2 to the 4, 4 to the 8, तो 2 की पावर यहाँ पर क्या घूम गया, 3 घूम गया। अगर 3 घूम गया तो इसको और क्या लिख सकता था, 3 इधर कर दूँ तो ये मेरे पास घूम फिर के क्या रह गया 2.303 बाई टी। यहाँ पर क्या log 2 की वैल्यू तो याद थी 0.3010, तो ये 3 टाइम्स में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। इसके बेस पे हमारे पास आंसर ये आ जाएगा घूम फिर के 15 का 1 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ तो इधर तक भी लेकर गया, सिर्फ 3 को मैं इधर ले गया, बाकी ये सारा कंसेप्ट आपका इकट्ठा ही कर रखा है। log 2 को भी साथ ही मीन्स log को तो सॉल्व भी नहीं किया, बीच में लाकर छोड़ दिया बस एक्सप्रेशन का, तो 15 का a आ जाएगा। इसके बाद में आगे 16 और 17 टी आप दे रखा है, आपको ऑर्डर फाइंड करना है। कर सकते थे ऑर्डर फाइंड के नहीं, हाँ जी कर सकते थे फाइंड, अगर ये फाइंड कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट असाइनमेंट में जो थोड़ा सा मुश्किल है 18 याद है, 18 का आपको कंसेप्ट दे रखा था, डेल्टा ई इज गिवन बाय ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड कराना था। ये फॉर्मूला डेल्टा ई लिख दूँ या क्या लिख दूँ, डेल्टा एच कर रखा था। अब फॉर्मूला मैंने लिख दिया 18 का, तुम लोग बता दोगे आएगा कि नहीं, क्योंकि आपको क्या दिया डेल्टा एच की वैल्यू मैंने क्या दे रखी है -20, ये वैल्यू -20 दे रखी। आगे मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ये क्या दे रखा है 85, ये माइनस क्या था ईबी यही पूछ रखा है, तो ईबी इज इक्वल टू घूम फिर कर 85 ये। और ये कंसेप्ट याद है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लास्ट टाइम लेक्चर में नहीं क्लियर किया था आपको ऐसे करके, क्लियर। यहाँ पे ई ए घूमता था फॉरवर्ड और यहाँ पे ई ए घूमता था बैकवर्ड, ये कंसेप्ट नहीं किया था, बस फॉर्मूले की बेस पे डाल दी, क्लियर। जो आगे आपको एक आध क्वेश्चन मुश्किल लगेगा ना, वो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 21, वो तुम लोग बता दो मुझे 21, सोच के ध्यान से पढ़कर बताना 21। हाँ जी वो असाइनमेंट एक अभी रखी तो हुई थी आपने आगे 3rd, मेरे दिमाग में था कि आपके पास है असाइनमेंट। ये फिर जाके ना एक बार 21 और सेकंड क्वेश्चन तुम लोग अब घर पे ट्राई करके देखना है एक बार, ये ट्राई करके देखना। बस पता डाउट क्या आएगा 21 में, ये आपको मैंने टर्म्स कराए मोल्स पे, चाहे किलोग्राम में दे रहे हैं, मुझे मोल्स की किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ये एक बार ट्राई करना, हो गया ठीक, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में बताकर फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना, क्लियर। और सॉरी मुझे लगा कि तीनों तो करके बैठे थे पहले,